हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एनसीईआरटी इकोनॉमी में आज मैं पढ़ाऊंगी आपको मुद्राएं और साख। तो हमारे चैनल है पीआर नॉलेज सेंटर, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ आपको इकोनॉमी। तो क्लास 9 का सब कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमी हिस्ट्री पॉलिटी जो भी है। अब क्लास 10 में बस आपका इकोनॉमी बचा है, जो कि तीसरा चैप्टर है। तो ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप नए बने हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्राएं और साख क्या होती है, कैसे होती है, सब कुछ पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी के इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट। तो मुद्रा और साख पढ़ेंगे। टीचर के लिए कुछ निर्देश है, कैसे टीचर को पढ़ाना चाहिए और सब कुछ। तो आर्थिक विकास की समझ है। तो मुद्रा और साख ये तीसरा चैप्टर है, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। तो मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन में एक मिनट, इसको मैं, हाँ, तो ठीक है। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना। तो जैसे कि पैसे जो हैं आप रोज लेन देन करते हो, तो एक हिस्सा तो है ही। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं ना। जब जब आप सामान खरीदने जाते हैं, लाते हैं, तो मुद्रा का ही लेन देन होता है। क्या आप इनकी सूची तो बना ही सकते हैं। बहुत से लेन-देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। कुछ लेन-देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सेवाएं मतलब जैसे कि डॉक्टर है, अगर आप मुद्रा देंगे तो आपको मतलब सेवाएं प्रदान करेगा। या फिर टीचर है, टीचर को भी पैसे मिलते हैं तो आपको सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन-देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान-प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो, है ना? ठीक है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी की मुद्रा के ज़रिए क्यों होती है? ज़रा सोचिए। जैसे कि आप कोई सामान खरीदने जाते हैं बिना मुद्रा, मतलब मुद्रा मीन्स मनी, बिना मनी के आप खरीद सकते हो? नहीं ना। तो कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है, वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। जैसे कि मुद्रा है आपके पास, आप कोई चीज़ खरीद सकते हो, चाहे चना, मटर, दाल, कपड़े, जूते, सॉक्स, जो भी कुछ हो। तो फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वो बाज़ार में जूता बेचकर गेहूँ खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूँ खरीदने के लिए करेगा, है ना? जैसे आपके पास जूते हैं, जूते की कंपनी है, आप जूते बेचोगे, जो जूता का पैसा आएगा उससे आप दाल, चावल, घर का जो भी सामान होता है उसी पैसे से खरीदते हो। तो ज़रा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूँ में विनिमय करता हो, उसे कितनी कठिनाई होती होगी। उसे गेहूँ उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ेगा जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो, बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। पहले बार्टर सिस्टम ऐसे ही चलता था, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने के लिए सहमत हों। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरी व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है। जैसे ये आदमी है, आपके पास गेहूँ है, आपके गेहूँ के लिए मैं आपको जूते दे दूँगा। ये आदमी कह रहा कि आप मुझे अगर गेहूँ दे दो तो मैं आपको जूते दे दूँगा। लेकिन ये आदमी क्या कहता है, मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। लेकिन मुझे तो जूते चाहिए नहीं, मैं जूतों का क्या करूँगा, मुझे कपड़े चाहिए। तो यहाँ पर एक तीसरा आदमी है जो बोलता है मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास से गेहूँ नहीं है। ये जूते तो लेना चाहता है लेकिन इसके पास गेहूँ नहीं है। तो यहाँ पर खरीदना बेचना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसके गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल दिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम भी कहते हैं ना, खरीदने बेचने का माध्यम कहते हैं। तो मुद्रा के आधुनिक रूप, तो पहले के जमाने में ऐसे ही होता था, किसी के पास जूता होता था तो किसी के पास कुछ होता था, तो दोनों को तब जरूरत अगर दोनों को है तभी खरीदारी हो सकती थी। नहीं तो उसको ढूंढना पड़ता था, बहुत मुश्किल का काम होता था। तो अभी क्या हो गया, अब मुद्रा आपके पास पैसे हैं तो आप खरीदिए कुछ भी। तो मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है? हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन-देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह-तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी, तांबे जैसी धातुओं का सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा।
तो करेंसी क्या होती है? तो यहाँ पर कुछ सिक्के दिए हैं, जैसे प्रारंभिक आह सिक्के हैं जो 2500 वर्ष पुराने हैं, और नीचे है गुप्तकालीन सिक्के हैं जिसमें चित्र के द्वारा, जैसे आज जो पैसे आप सिक्कों का यूज करते हैं पहले ऐसे होते थे। ये है तुगलक सिक्के, ये चित्र देख सकते हैं इसमें अंकित होता था। ये अकबर कालीन सोने की मोहरे हैं। और ये है आधुनिक सिक्का, ये आज का है ना रुपया। तो ये दोनों क्या है, गुप्तकालीन सिक्के हैं, ये तुगलक सिक्के हैं, और ये अकबरकालीन सिक्के हैं। तो करेंसी क्या थी? मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उनके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से बनी है। अनाज और पशुओं की तरह ही वो रोजमर्रा की चीजें भी नहीं नहीं है। आधुनिक मुद्रा की इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। है ना? ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ जाओ, चलो मुद्रा को छापने लगो, ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार इसकी इजाजत सबको नहीं देता है, मतलब सबको क्या है अपने पास रखता है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता है। मतलब आप कोई सामान पैसे दे के खरीदना चाहो, अगर वो व्यक्ति मना करता है तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको लेना ही पड़ेगा। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। बैंकों में निक्षेप, तो लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिरी में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। लोग इसके अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करता है और इस पर सूद भी देता है, मतलब इंटरेस्ट भी देता है ना। इस तरह को का धन बैंकों के पास तो इस तरह का सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को जमा कहा जाता है। मांग जमा एक दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करता है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंकों को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। तो चेक द्वारा भुगतान, तो जूता निर्माता एक सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है और वह इसके लिए एक विशेष रकम का चेक लिखता है। अतः जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है कि चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर बैंक खाते में जमा कर दे। ये धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खातों में कुछ दिनों में हस्तांतरित हो जाता है। लेन देन के बिना नकद की अदायगी को पूरा किया जाता है। तो ये चेक तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए, इस तरह करेंसी देखा, आपने नोटों को देखा, पुराने कालों में किस तरह के सिक्के चलते थे वो भी आपने देखा। तो हम इस तरह देखते हैं कि मांग जमा मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा के बिना नकद का इस्तेमाल सीधे किया जा सकता है। चूंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे मुद्रा समझा जाता है ना। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद करना होगा। बैंकों के लिए इस जमा के बदले कोई मांग जमा या भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, ये थोड़ा आप विचार कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां क्या है ना? जैसे बैंक ऋण को मतलब लोन बोलते हैं। तो बैंकों की कहानी आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं और उसका क्या करते हैं? तो अगर आप पैसे बैंकों में जमा करते हैं तो उन पैसों का क्या होता है? तो यहाँ एक दिलचस्प क्रिया विधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखता है। जैसे आपने बहुत सारे पैसे बैंकों में जमा किए हैं, तो बैंक कुछ पैसे अपने नकद के रूप में रखेगा। फिर रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। मतलब 15% वो जो पैसे हैं उसका रखा है, ठीक है। इसे किसी एक दिन जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए ये प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं, ऐसा तो रखना ही पड़ेगा ना। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आए अपना पैसा निकालना चाहे तो उसको दे सके, ऐसा नहीं है कि उसको ना रखे।
क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 15% तो इसने रख लिया नकद, लेकिन जो और भी 85% है उसको क्या करता है, उसको वो ऋण वगैरह 85% पूरा नहीं, लेकिन जितना हो सकता है वो ऋण के लिए दे इस्तेमाल करता है। मतलब लोगों को लोन देगा, लोन से जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे इसका ये विस्तार बढ़ जाएगा ना, इसकी कमाई होगी। तो बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण के लिए इस्तेमाल करती है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे वाले खंडों में पढ़ेंगे। तो बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिसके पास अतिरिक्त राशि है एवं जिन्हें राशि की जरूरत है के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, है ना? जैसे कि जैसे कि आपने पैसा जमा किया बैंक में, तो आपको जितना मिलता है ना, मान लो 5% मिला, 10% मिला ना, तो इससे ज्यादा जो अगर आप ये किसी को लोन दे रहे हैं, ये जो पैसे बचे हैं इसमें से अगर किसी को लोन दे रहे हैं, मान लो एक व्यक्ति है इसको लोन दिया है, तो इससे 5 का 10% वसूल सकते हैं, 15% जिस तरह से हो, तो उस तरह से वसूलते हैं। तो इनका तो प्रॉफिट ही होगा, इस पैसे को घुमा फिरा के कमाएंगे। तो ठीक है, काम करते हैं। जब बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। तो अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय अपनी धनराशि की मांग करने बैंक पहुंचे तो क्या होगा, जरा सोचिए। तो जमा करता है, लोग जमा करते हैं, तो लोग धन निकालते हैं, ब्याज पाते हैं ना। अगर आप पैसे जमा करते हैं तो वहां पर आपको ब्याज भी मिलता है। और ये कर्ज ऋण देता है बैंक, लोग ऋण लेते हैं, कर्जदार हैं ये। लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज बैंक को देते हैं। तो बैंक का 10% ब्याज पा रहा है, उसमें थोड़ा बहुत इनको दे देगा, इनकी भी प्रॉफिट है, इनकी भी प्रॉफिट है। ठीक है। तो साख की दो विभिन्न स्थितियां। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्ज को धन, वस्तुएं एवं सेवाएं मुहैया कराता है, बदले में भविष्य के कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरण के द्वारा देखते हैं ऋण का नया भूमिका क्या होती है। तो त्योहार का मौसम। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3,000 जोड़े जूते की मांग आती है, जिसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों के लिए पूरा करने के लिए सलीम दो स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1,000 जूते के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। जैसे जो एडवांस लेता है, जो कंपनी 3,000 जूतों के लिए कह रही है, तो उससे थोड़ा एडवांस भी ले लेता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है और अच्छे खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन से अदायगी भी कर देता है। तो जो उसने उधार लिया था उसकी वो अदायगी भी कर देता है। तो सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है ना। तो ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चा तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने की में मदद करता है, वही अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका अदा करता है। ठीक है, अब स्वप्ना की समस्या देखते हैं। एक छोटे किसान स्वप्ना है जो अपनी 3 एकड़ जमीन मूंगफली उगाती है, इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशक के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना जो है फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयां छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रह जाती है और साल के अंदर ये कर्ज बड़ी रकम में बदल जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है लेकिन इतनी कमाई नहीं हो पाती कि अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है और इस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। तो वही कर्ज कर्ज लेते हैं कर्ज चुकाने के लिए, तो फिर कर्ज लेना पड़ता है उस कर्ज को चुकाने के लिए। वही बात हुई, इसका लॉस हो जाता है तो उनका कर्ज जो है डबल ट्रिबल उसी पे लगता चला जाता है। फिर उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मुख्य फसल उगाने के लिए होती है। साग की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज
खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्चा होता है ना। अगर आप खेती करते हो तो वहाँ पे कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करोगे, पानी का इस्तेमाल करोगे, बीज का अच्छे बीजों का इस्तेमाल करोगे, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के लिए कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। अगर आप फसल बोओगे लगभग 3-4 महीने में वो तैयार होंगे। तो अगर किसान क्या करते हैं, आमतौर पर किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस करने का वादा भी करते हैं और कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर करती है। अगर मान लीजिए उन्होंने उधार लेके फसल उगाया और अकाल आ गया, फसल बर्बाद हो गई तो क्या होगा? सोचिए ऋणग्रस्तता में फँस जाएँगे। तो स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने के कारण कर्ज की अदायगी संभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति को बदतर कर दी। इसे हम आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है तो जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले की से बेहतर हो जाती है। तो दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई है। ऋण उपयोग होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और होने पर प्राप्त होने सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। तो ऋण की शर्तें क्या होती हैं? जैसे जो आप ऋण लेते हो उसकी शर्तें क्या-क्या होती हैं? तो हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। जैसे कि आपको उसमें 5% ब्याज मिलेगा, 10% मिलेगा, 2% मिलेगा, 20% मिलेगा, जैसा भी होगा पहले तय कर दिया जाता है। तो जिससे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता को कोई समर्थक गिरवी रखने के लिए कुछ माँग भी कर सकता है। मान लो आप अपनी ज़मीन रख दीजिए उसके पास कागज़ उसके बाद फिर वो आपको ऋण देगा। तो जिसका मालिक कर्ज़दार है जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूँजी और इसका इस्तेमाल वो उधारदाता को गारंटी के रूप में करता है कि मैं अगर आपको ऋण वापस कर दूँगा तो ये सामान आप मुझे वापस कर दीजिएगा। नहीं तो आप इसका कर सकते हैं इस्तेमाल जैसे करना हो। तो जबकि ऋण का भुगतान नहीं हो पाता है तो उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है कि जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो पाता वो उस सामान का यूज़ कर सकते हैं। यदि कर्ज़दार उधार वापस नहीं कर पाता है, तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणदार बेचने का अधिकार होता है। तो संपत्ति जैसे कि ज़मीन, बैंकों में जमा पूँजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणधार के आम उदाहरण हैं, जिनका उपयोग कर्ज के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना ज़मीन नीलाम हो गई, नीलाम कब होती है? जब वो उस ज़मीन पे कर्ज ले लेते हैं और उस कर्ज को समय पर चुका नहीं पाते हैं, तो जो कर्ज लिए रहता है, वो व्यक्ति क्या करता है? उसके पास तो उसके कागज़ रहता है, तो उसके पास ये अधिकार हो जाता है कि वो इस ज़मीन को किसी और को बेच करके अपने पैसे की वसूली कर ले। ठीक? तो आवास ऋण क्या होता है? मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक में 5 लाख रुपए कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़े। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणधार के रूप में रख लेती है जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं। तो ब्याज दर समर्थक ऋणाधार आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था में दूसरी व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण के दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग-अलग हैं। तो ये आप कर सकते हैं। विविध प्रकार के साख प्रबंध। तो एक गांव का उदाहरण रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण संबंधों को जानने को उत्सुक थे। कौन लोग उधार देते हैं? आपके दिमाग में आते हैं कौन लोग उधार देते हैं, कौन कर्जदार होते हैं, ऋण की क्या शर्तें होती है। उन्होंने अपने गाँव के कुछ लोगों के बारे में जानने के फिर फैसला किया। ये भी आप भी कर सकते हो। तो 15 नवंबर 2019 पर हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के समय अधिकतर किसान मजदूर काम कर रहे होंगे। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है। पहले हम सोनपुर एक छोटा सा गांव जहां सिंचाई की सुविधाएं मौजूद हैं एक छोटे से किसान श्यामल से मिलते हैं। श्यामल का कहना है कि उसने अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, फिर उसे 5% मासिक ब्याज देनी पड़ती थी। मान लो उसने 5,000 का अगर लिया तो उसको 5% मासिक ब्याज देनी पड़ती थी।
60% वार्षिक, मतलब इस हिसाब से अगर मासिक तो 12 25 60 प्रतिशत उसको वार्षिक ब्याज देना पड़ता था। पिछले कुछ वर्षों में श्यामल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहा है। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधी आगतें मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार होने के बाद वापस करना होता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसान से वादा लेता है कि वो अपनी फसल उसी को बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चिंत है कि ऋण की अदायगी से समय से हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती हैं, इसलिए वह किसानों से कम लागत पर फसल खरीद कर और बाद में कीमत बढ़ाने पर उसे बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है, वह फसल सस्ते में खरीद कर कीमतें बढ़ाने पर बेच देता है। जैसे कोई व्यापारी है तो क्या करेगा, पहले तो नए नए फसल हो जाते, चाहे आलू हो जाएगा, गन्ना हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, कोई भी फसल हो गई तो उसको उसी सीजन में खरीद लेगा, खरीद के रख लेगा, रख के जब वो फसल जो है मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो उस टाइम वो बेचता है और मुनाफे कमाता है। अब हम अरुणा से मिलते हैं जो एक किसान मजदूर का काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है। अरुण सोनपुर के उन लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज 8.5% है। इसे अगले 3 वर्षों में कभी ही लौटाया जा सकता है। अरुण की योजना है कि वह फसल तैयार होने से पहले अपनी उपज का एक हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रख के बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता है। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले से खेती के लिए उसमें ऋण ले चुके हैं। रमा के निकट खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता है। वो अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ा। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यवर्गीय भूस्वामी है, आश्रित है। भूस्वामी उसे 5% वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतः रमा को नया ऋण लेना पड़ जाता है और जबकि वो पुराना ऋण लौटा भी नहीं पाती है। वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपए देने हैं। यदि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रमा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोक्ता ही है। तो सहकारी समितियों से ऋण, तो बैंक के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधन को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव हैं, जैसे किसान, बुनकरों, औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां हैं। तो कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नजदीक एक गांव में काम करती है। कृषक सहकारी समिति है जो सोनपुर के नजदीक गांव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्य जमा प्राप्त करती है। जमा पूंजी को ऋणाधार बनाते हुए वह इस सरकारी सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। ये ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जाता है। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने व घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। तो ये सहकारी समितियां जो किसानों को, छोटे मोटे किसानों को कर्ज उपलब्ध करवाती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारत में औपनिवेशिक क्षेत्र में साख, औपचारिक क्षेत्र में साख क्या होती है। तो हमने ऊपर के उदाहरण को देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक क्षेत्र होता है। तो पहले वर्ग में बैंक और सहकारी समितियों से कर्ज आते हैं और अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक और रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आता है। मतलब औपचारिक में कौन आ जाएंगे, जो बैंक से लेते हैं, और दूसरा जो साहूकार या उधारदाता से आप लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनौपचारिक से। ठीक है। तो आलेख एक में ये देख सकते हैं, ये आलेख एक है ना। तो परिवार के लिए ऋण में विभिन्न स्रोत को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से आ रहा है। तो आप देख रहे हैं साहूकार से 33% है, व्यवसायिक बैंक से 25% है, और बाकी जो बचे हैं सरकारी से, अन्य औपचारिक स्रोत से और जमींदार से और अन्य औपचारिक स्रोत से। तो इसमें सबसे ज्यादा किससे है, साहूकार से, मतलब अनौपचारिक क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की प्रणाली पर नजर रखता है। कौन, आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, औपचारिक मतलब जो जैसे सहकारी समितियों वगैरह पे रेगुलेशन करता है, इस पे ध्यान रखता है। न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। तो हमने देखा बैंक अपनी इस जमा का न्यूनतम हिस्सा जैसे 15% रखते हैं, ऐसे बताया ना आपको, रखते हैं।
और आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायी और व्यापारियों से ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योग, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को ये जानकारी देनी पड़ती है कि वह कितना और किनको ऋण दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बैंक मुनाफा कमाने के लिए केवल अमीर लोगों को ही ऋण दे रहा है कि वो लौटा देंगे, किसानों को नहीं दे रहा है। तो इस सब चीजों को कौन देखता है? ये हमारा आरबीआई। तो ठीक है। तो अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। तो अनौपचारिक जो साहूकार होता है, जो जमींदार होता है, जो ऋण देते हैं, तो इसमें इसको रेगुलेट करने की, इसको देखने की कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, इसके लिए कोई संस्था नहीं होती है। वे अच्छी दरों पर ऋण दे सकते हैं, उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने के रोकने वाला कोई नहीं है। तो किसी तरह से शोषण कर सकते हैं। तो औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इसलिए अनौपचारिक ऋण करदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। जैसा कि हम सोनपुर के श्यामल के बारे में देखा है कि कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, जैसा कि हमने सोनपुर की रमा के बारे में देखा, और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा ही संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाते हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपने विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकते हैं। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग स्थापित कर सकते हैं, वे नए उद्योग लगा सकते हैं, वस्तुओं या व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है? तो आलेख 2 में आप देखेंगे ये है। तो इसमें क्या है, शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोग को 4 भागों में बाँटा गया। आप इसमें देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के कर्जों की 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। क्या आपको देखते हैं? इसके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से है। इस तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवार कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। तो इस सब से क्या पता चलता है कि पहला कि औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों को कुल ऋणदाताओं का लगभग, मतलब जरूरतों का 50% पूरा कर पाता है। बाकी जरूरत अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं, और ये उधार कर्जदारों की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और सरकारी समितियों ने अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदार अनौपचारिक स्रोत से पर निर्भरता उनकी घट जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक शहरी परिवार द्वारा लिए गए कुल ऋण ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक तथा कितना प्रतिशत अनौपचारिक है। तो गरीब परिवार का है, तो ये आप देख सकते हैं, गरीब परिवार सबसे ज्यादा कहाँ से लेता है? अनौपचारिक क्षेत्र से 85%, और 15% लेता है औपचारिक, मतलब सहकारी समितियों से। इसमें आप कम संपत्ति वाले परिवार 53 जो है अनौपचारिक, और ये 47 औपचारिक स्रोत से लेते हैं। और समृद्ध परिवार, जो अमीर लोग हैं, वो चालाक होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? औपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं, लगभग 72%। और जो अमीर परिवार होते हैं वो तो 90% लेते हैं, 10% जो है ये वो लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, क्या आप मानते हैं कि बैंक मुझे ऋण देगा? ये गरीब जो है बुनकर है, जो सोचता है कि क्या ये सोचता है कि क्या मुझे बैंक ऋण देगा? तो चलिए देखते हैं। तो निर्धन के लिए स्वयं सहायता समूह। तो पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर क्यों है। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। बात यही है कि सारे गांव में, क्या आपके गांव में बैंक है? आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। जहाँ कहीं मौजूद भी है, बैंक कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। मतलब पहली तो बात, गांव में ज्यादा बैंक है नहीं, और कहीं कहीं है भी नहीं। तो और अगर बैंक है भी, तो उनका प्रोसेस इतना कठिन होता है कि लोग ऋण लेना यहाँ पर समझते ही नहीं कि ऋण लेना चाहिए उनको। तो फिर क्या होता है,
जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजात की जरूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिसमें बैंक गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन-देन की लिखा-पढ़ी भी पूरी नहीं करते हैं और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे-छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने में आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता समूह की बात की जा रही है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें लगभग पड़ोसी 15 से 25 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत लगभग 25 रुपए से लेकर 100 रुपए है या अधिक हो सकती है। यह परिवार की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करती है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए गए ब्याज से कम होता है। और 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है, तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार अवसरों को सृजन कराना। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे-छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरत, बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई मशीन, हथकरघा, पशु और संपत्ति रखने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह में दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। तो ये देख सकते हैं, गुजरात में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की बैठक है। तो इसमें लगभग 15-20 लोग इकट्ठा होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, लोगों को ऋण देते हैं और पूरा रेगुलेशन करते हैं, जो भी करना होता है। बाद में इनको गवर्नमेंट भी प्रोसीड करती है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता है, तो समूह के अन्य सदस्य मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाती है जब वो अपने स्वयं को सहायता समूहों में संगठित कर लेती है, यदि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता है। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी कमी की समस्या से उबारने में मदद करती है। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त वह यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है, जहाँ वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा इत्यादि पर भी आपस में चर्चा कर पाती है। ठीक है। तो बांग्लादेश का एक ग्रामीण बैंक, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने पर हुई। 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य थे, जो बांग्लादेश के 81,600 गाँव में फैले हुए थे। इससे ऋण लेने वाले ज्यादातर महिलाएं थी, जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू और चला सकती हैं, में सक्षम है। सारांश क्या है इस अध्याय का, जो आपने अभी तक पढ़ा, इसका मतलब क्या है, सारांश को देख लेते हैं। तो इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों में बैंक प्रणाली के संबंध में देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपने धन बैंकों में रखते हैं, तो दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं और आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। जैसे कि हमने देखा कि ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं और उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी हमने देखा। तो ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के बारे में आपने देखा। औपचारिक अनौपचारिक क्या होते हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स बताइए। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं और जबकि गरीब परिवार जो है अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ा। तो क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई करिएगा। कैसा लगा ये आपके पूरा बैंकिंग के बारे में बहुत कुछ नॉलेज आपने इकट्ठा किया। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, कैसे लोग कर्ज देते हैं, कैसे किसान कर्जदार में फंस जाते हैं, बहुत सारे किसान किस तरह से सुसाइड कर लेते हैं, क्या रीजन होते हैं। आप जरा दिमाग लगा के इन सब चीज़ों को सोचिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइप के साथ। जय हिंद, जय भारत।